हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज एक ऐसा टॉपिक है जो भारत में हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, महत्वपूर्ण रहा है और पिछले कई सालों से हम लोग इस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो चिंतक हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, वो इस पर लगातार बहस कर रहे हैं, लगातार विमर्श चल रहा है। लेकिन भारत में जो जाति व्यवस्था है और उससे निकला हुआ जो जातिवाद है, ये भारत में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आरक्षण व्यवस्था जो कि ऐतिहासिक रूप से दलित और पिछड़े जातियों को ऊपर उठाने के लिए जो लागू की गई थी, वो ये आरक्षण व्यवस्था अब धीरे धीरे कई लोगों को अखरने लगी है और कई लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब ये खत्म हो जाना चाहिए। इसी में महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि अब वो स्थानीय निकायों में ओबीसी को भी 27% का आरक्षण देगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्थानीय निकायों में भी ओबीसी का आरक्षण नहीं था। अब इस बात पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, खारिज कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी हाल ही में अपना सपोर्ट दे दिया है, यानी अप्रूवल दे दिया है। तो फिर से इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। तो हम सभी मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे कि भारत में ये जाति व्यवस्था कैसे शुरू हुई और किस तरह से ये जटिल और जटिलतम होती चली गई और इसको खत्म करने के लिए हमारे यहाँ पर कितने प्रयास हुए, उसके बाद भी खत्म ये नहीं हुआ। और हमारे संविधान में जो पिछड़ी जातियां थी, जो दलित जातियां थी, उनको ऊपर उठाने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए। उन सभी संवैधानिक प्रावधानों की भी बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है, जो ऐतिहासिक रूप से हमारे पिछड़े दलित जातियों के लिए जो ये शुरू हुआ, इसके क्या लाभ और दोष हैं और अभी वर्तमान में ये कितना प्रासंगिक है, कितना प्रासंगिक रह गया है, क्या इसे हमें जारी रखना चाहिए या फिर इसको कम करना चाहिए। अगर खत्म नहीं भी करना है तो इसे कम करना चाहिए। लेकिन इसी में महाराष्ट्र जैसे राज्य भी हैं जो ये ऐसी घोषणाएं करते रहते हैं, तो क्या दूसरे राज्य के लोगों को ये अपेक्षा नहीं होगी? अगर महाराष्ट्र ने ये घोषणा कर दी तो बाकी सभी राज्य के लोगों को भी तो ये अपेक्षा होगी, ओबीसी के कैटेगरी के लोगों को, कि हमें यहाँ इस राज्य में भी हमें आरक्षण मिले। तो क्या महाराष्ट्र ने एक नए आग को हवा दे दी है? तो चलिए इसी पर हम लोग बातचीत करते हैं। बातचीत शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे 2 मिनट हम लोग बात करेंगे अपने अनअकैडमी के बारे में। तो अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, ये अनअकैडमी पर हमारे सभी ये टॉप के एडुकेटर्स, और इसमें जो देख पा रहे हैं ये कुछ मेरे बारे में। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सेशन के पीडीएफ के लिए, सेशन के अपडेट के लिए। और 30 तारीख को यानी कल आप लोगों का ये है कॉम्बैट, आम के आम गुठलियों के दाम। तो आप लोग को पता है कि ये कॉम्बैट आप लोग को बहुत सारे रिवॉर्ड भी देता है, गिफ्ट्स भी देता है और साथ में आपका सेल्फ एनालिसिस का मौका भी। तो आप इसको जरूर दीजिए, इस कॉम्बैट को। तो ये कल के लिए एनरोल कर लीजिए आप अपने को। और ये देखिए, ये एडुकेटर स्पेशल सीरीज जो आप लोगों का मंडे टू सैटरडे ये चलता है, डेली है ये किसी न किसी एडुकेटर के नाम पर। तो मेरा चलता है एंशिएंट हिस्ट्री का, जो फ्राइडे को आपने दिया, फिर अब नेक्स्ट फ्राइडे को ये होगा। तो ये मेरा ये एंशिएंट हिस्ट्री जो मैं सीरीज शुरू कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, उसमें 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस आप लोगों को एवरी फ्राइडे 4 PM पर ये देना होता है। अनअकैडमी अब आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल लेकर आ रही है ऑप्शनल के लिए। अनअकैडमी पर आने के लिए आप दो ये तरीका है, आप लोन के थ्रू आ सकते हैं अगर एक साथ पे करने में आप सक्षम नहीं हैं, और आप अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी आ सकते हैं, जहां पर आप एक प्रिविलेज स्टूडेंट होंगे और आपको यहाँ पर पूरी जो है पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग मिलेगी। आपका स्टडी प्लान किया जाएगा, वीकली रिव्यू दिया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, एडुकेटर्स के साथ ओपन हाउस डिस्कशन होगा कि क्या करना है सर, कैसे करना है, हम कैसे प्लान करें। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। हाँ, तो चलिए फिर
बताते हैं आपको फी अभी कितनी पे करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 27 तारीख तक कॉम्बो ऑफर था, अभी कोई ऑफर नहीं है। तो अभी आप जीएस का और ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन अलग अलग लेकर आ सकते हैं। तो फिलहाल जीएस का ये है, जीएस सब्सक्रिप्शन ही आपका 1 साल से 3 साल तक का हाईलाइटेड फी जो है ये मंथली है, और नीचे आपका टोटल फी दिया हुआ है। तो 46,791 रुपए में आपका 1 साल का होगा, और इस पर आप लोगों को जो है अगर मंथली पे करना चाहते हैं तो केवल 3899 रुपया पे करना पड़ेगा। इसी तरह 2 साल का लेते हैं तो मंथली केवल आपको 2,793 रुपया पे करना पड़ेगा। वैसे आपका ये 67,041 रुपीज है। 3 साल का ये रहा। और इसी तरह से आपका आइकॉनिक का है, आइकॉनिक लेते हैं तो 1 साल का 67,041 रुपीज में है। महीने का आपको केवल 5587 रुपया देना पड़ेगा। 2 साल का लेते हैं तो ये मंथली फी और कम हो जाएगा आपका, और 3 साल का लेते हैं तो और कम हो जाएगा। और याद रखिए, आप मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए भी आते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देना है आपको, ठीक है। तो आप लोन के थ्रू आते हैं तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है आपको। ये ऑप्शनल का है, तो ऑप्शनल का आपका 1 साल का 24,750 रुपए में हो जाता है। मंथली आपको 2,063 रुपया पे करना पड़ेगा। इसमें आप देखिए 2 साल का भी है, 3 साल का भी है। रिंकुलाई कोड के साथ आइए। मैं हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ये दो विषय में पढ़ा रही हूँ, और आप मेरे साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको कोई मार्केट से किताब लेने की जरूरत नहीं है। मेरे नोट्स ही काफी रहेंगे, और उसमें से आपको वो सभी क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चंस आपको चाहिए। तो हम लोगों को ने क्यों हम भारत में जाति व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था पर फिर से बातचीत करने की क्यों जरूरत पड़ गई है हमें? क्योंकि महाराष्ट्र का एक मामला आ चुका है सामने। तो ये हालिया मामला क्या है महाराष्ट्र का? तो इसने क्या किया है, तो महाराष्ट्र ने ओबीसी को 27% स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का फैसला किया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के इस फैसले पर दिसंबर 2021 में रोक लगा दी। दिसंबर 2021 में इस पर रोक लगा दी कि नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि अभी तक स्थानीय निकायों में ओबीसी को नहीं दिया गया था। लेकिन फिर हाल ही में इसको अनुमति दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति किस आधार पर दे दी? या फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है ये राज्य विधानमंडलों को हमारे संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि अगर उनको लगता है कि उनके राज्य में कोई संवेदनशील वर्ग है तो उनके लिए आरक्षण व्यवस्था वो कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार इस हेतु एक आयोग का गठन करेगी। राज्य सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो राज्य में ओबीसी वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करेगा कि क्या सच में इनको जरूरत है देने की, उस पर वो आकलन करेगा। जब आयोग का रिपोर्ट आएगा, पहले वो आयोग का गठन करेगा, फिर आयोग की रिपोर्ट आएगी। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकता अनुसार आरक्षण दिया जाएगा, न कि पूरी तरह से 27%, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार से जो 50% आरक्षण की सीमा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस आपको पता है कि इस 50% में ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी ये सभी आ जाते हैं, और 50% ही जनरल के लिए बचता है। अगर अब ये 50% का उल्लंघन होता है तो फिर वो जनरल के लिए कोई सीट, फिर मतलब जनरल के लिए 50% से भी कम सीट रह जाएगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% आरक्षण की जो सीमा है वो किसी भी तरह से उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखेगी महाराष्ट्र सरकार। तो ये 3 आधार उन्होंने दिया है कि ऐसा नहीं है कि बस आपने घोषणा कर दी और आप लागू कर दोगे, ये कई राज्यों में विवाद को जन्म देगा। तो इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले तो एक आयोग बनाओ जो ये जांच करे कि क्या सचमुच महाराष्ट्र में ओबीसी को जरूरत है स्थानीय निकायों में आरक्षण देने की। स्थानीय निकाय यानी पंचायत हो गया, नगर पालिका, तो उसमें जरूरत है। और दूसरा ये कि वो आयोग बनेगी, आयोग इसका जांच करेगा, और फिर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकता अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार, ये नहीं कि 27% फ्लैट आप दे दोगे।
क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये 50% की जो आरक्षण सीमा है, 50% की इस आरक्षण सीमा का उल्लंघन किसी भी तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तीनों शर्तों का एक साथ पालन करते हुए स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इन तीनों शर्तों का पालन करते हुए तब कि दिया जाएगा, अन्यथा आप नहीं दे सकते। तो यानी पूरी तरह इस 27% को अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे ने हमारे यहां पर फिर से आरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और फिर से आरक्षण व्यवस्था आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे को इसने फिर से गरमा दिया है। ठीक है, यानी फिर से ये एक आप कह सकते हो कि एक ज्वलन विषय बन गया है, एक हॉट टॉपिक बन गया है और अब इस पर लगातार चर्चा चल रही है। सारे बुद्धिजीवी इस पर अपने विचार दे रहे हैं और आपके जो है पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में अब इस पर समीक्षा चल रही है। तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अब हम लोग क्लियर करेंगे, हम लोग इस पर बातचीत करेंगे और शुरू से बातचीत करेंगे कि कैसे आखिर भारत में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी और जाति व्यवस्था किस तरह से भारत में शुरू हुआ और ये बढ़ता चला गया और फिर हमारे संविधान में इन ऐतिहासिक रूप से पिछड़े लोगों को ऊपर लाने के लिए क्या प्रावधान किया गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान को लिखने वाले कौन, तो हमारे संविधान को लिखने वाले दादा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब। तो अब वो बाबा साहब खुद भुक्तभोगी थे, खुद उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, तो इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों की पीड़ा को समझा और संविधान में पूरी तरह से इसका प्रावधान उन्होंने किया। वो भी गलत नहीं था, लेकिन ये जो ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे, आज उनकी स्थिति क्या है और अब आरक्षण की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट पर आप बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट पर, और इसके बाद आपको आरक्षण पर कोई और क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही प्रीलिम्स के लिए ना ही मेंस के लिए। और ये सब्जेक्ट कहां पर आपका रिलेट होगा, तो ये सब्जेक्ट आपका रिलेट होगा एक तो आपका एसे और आपका ये इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, तो ये दो विषय को ये टॉपिक आपका कवर करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका जड़ कहां है इस जाति व्यवस्था का जड़। तो जो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था, हालांकि इस पर विवाद है, हम इतिहास में मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जोड़ा गया इसको, और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो उत्तर वैदिक काल का माना जाता है, वो मौलिक मंडल नहीं माना जाता। तो इसी 10वें मंडल से ये कहानी शुरू होती है। इस 10वें मंडल में 3 सूक्त है। उसके पुरुष सूक्त में, जो पुरुष सूक्त में कहा गया कि एक पुरुष से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। एक दिव्य पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। दिव्य पुरुष वही विष्णु का रूप, तो उनसे जो ये 4 वर्णों की जो उत्पत्ति होती है, तो उसमें जो है वही आप लोगों का एक लेडर बनाया गया, ऊपर से नीचे तक की व्यवस्था बनाई गई, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण मुख से निकले, फिर क्षत्रिय कहां से निकले, बाजुओं से, और फिर कहा गया कि वैश्य कहां से निकले, तो जांघों से, तो वैश्य नीचे आ गया, और सब शूद्र कहां से निकले, तो पैर के नखों से, तो इसलिए सबसे नीचे शूद्र रख दिया गया। तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो है ये जन्म आधारित नहीं थी ऋग्वैदिक काल तक।
ये एक तरह से क्या था, तो ये एक तरह से आप कह लो कि कर्म आधारित था और ये एक सामाजिक विभाजन था। ठीक है, ये एक क्या था, ये एक सामाजिक विभाजन था, ये एक सोशल डिवीजन कि सबको उसका अपना अपना काम बांट दिया जाए ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे और लोग अपना अपना कार्य करते रहे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जटिल हो गया और इसको जन्म आधारित कर दिया गया। हालांकि इस समय भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थी। जटिल ये होता है छठी शताब्दी तक आते आते, छठी शताब्दी तक आते आते पूरी तरह से एकदम जटिल हो जाता है और इसमें ये रहता है कि कोई अब अपना वर्ण बदल नहीं सकता, बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। यानी ऐसा था कि उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो ये पूरी तरह से जन्म से आधारित हो गया, तो अब बदल नहीं सकते आप। लेकिन ये था कि यहाँ तक अभी अनटचेबिलिटी जैसी कोई बात नहीं आई थी और यज्ञ में शूद्रों को भी भाग लेने का अधिकार था। बिना शूद्रों के आए यज्ञ कंप्लीट ही नहीं होता था। तो यानी अभी तक जो कह सकते कि पंचमा जैसी बात नहीं आई थी, लेकिन हम लोग उससे थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो छठी शताब्दी तक आते आते, छठी, पांचवी, चौथी शताब्दी तक आते आते ये पूरी तरह से जटिल हो गया। और मनु स्मृति में देखोगे तो मनु स्मृति में एकदम से जो श्रेष्ठता के आधार पर इन जातियों को बांटा गया। तो मनु स्मृति में चारों वर्णों का उल्लेख आया और चारों वर्णों में कहा गया कि कौन श्रेष्ठ और कौन नीचे है और सबके कार्य को बांट दिया गया। और फिर इसी तरह से ये जटिल होता गया और जटिलतम होता गया और ये बढ़ता ही गया, समझ लो। तो प्राचीन काल में जब हम लोग गुप्त काल में आते हैं तो गुप्त काल तक तो असंख्य जातियां पैदा हो गई थी। एक जाति में कई उपजातियां पैदा होती चली गई और इस तरह से जो है एक वर्ण आया पंचमा, जो शूद्रों से भी नीचे था। और जितने भी अस्पृश्य काम थे, शौचालयों की सफाई, मरे हुए जानवरों को जो है उनको डिकम्पोज करना, मरे हुए जानवरों को, भाई कोई जानवर मर गया तो उसको कोई तो हटाएगा वहां से, कोई तो साफ करेगा। तो उनका ये स्किन उतार लिया करते थे कुछ लोग और उस स्किन से जूते चप्पल बनाया करते थे, तो उनको भी अछूत मान लिया गया, जबकि उनके बनाए हुए जूते चप्पल को लोग पहनते थे। तो जितने भी इस तरह के अस्पृश्य काम थे उनको वो का एक कैटेगरी को दे दिया गया, एक समूह को दे दिया गया और उनको कहा गया कि तुम अछूत हो, तुम अनटचेबल हो। तो कहीं कहीं चांडाल नाम दिया गया, कहीं चमार नाम दिया, मूची को दिया गया ऐसे। तो मैं मुंह से बोलती हूँ तो मुझे बुरा लगता है ये सब वर्ड, तो मैं बोलना नहीं चाहती। मुझे जैसे मैं ये शब्द बोलती हूँ तो मुझे बहुत फील होता है कि जो लोग मुझे सुनेंगे जो इस कैटेगरी से हैं तो वो क्या महसूस करेंगे, तो मैं नहीं बोलना चाहती इस वर्ड को। तो जैसे ऐसे कई सारे शब्द हैं अलग अलग इन पंचमा लोगों का, जो कि वो पंचमा श्रेणी में आते थे और उनको अछूत बना दिया गया। तो ये पूरे प्राचीन काल में उत्तर वैदिक काल तक आते आते और उसके बाद ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया कि ये बढ़ा ही, वहां घटा नहीं। और जो मनु जैसे जो थिंकर्स थे उन लोगों ने इसको और जो है स्थापित कर दिया, आप कह लो, और ब्राह्मणीय व्यवस्था के तहत इसी पर ये चलता रहा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का इसीलिए बहुत ज्यादा विकास हुआ क्योंकि इन्होंने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, लेकिन ये भी बहुत दिनों तक इसको रोक नहीं पाए, खत्म भी नहीं कर पाए और ब्राह्मणीय व्यवस्था के तहत ये जो है बढ़ता चला गया। तो जब हम लोग मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में जब हम आते हैं तो ये इतना ज्यादा बढ़ गया था कि समाज में इन जो जातियों का, जिनका जिक्र मैंने किया, जिनको पंचमा वर्ण के तहत अलग अलग समूह में बांट दिया गया, उन सांस लेना दुर्भर हो गया था। सांस लेना, इनको इतना ज्यादा दबा कर रखा गया। तुम गांव से बाहर रहो, शहर से बाहर वाले उसमें रहो, तुम गांव में घुसोगे नहीं, गांव में घुसोगे तो तुम
आवाज करते हुए, ढोल कुछ बजाते हुए घुसोगे, शाम के बाद रात्रि में घुसोगे, दिन में नहीं घुसोगे, सड़कें अलग, कुआं अलग, मंदिर अलग, सब कुछ अलग अलग कर दिया गया। इस व्यवस्था से लोग इतने दुखी हुए, कुछ लोग, कुछ चिंतक, कुछ ऋषि संत, कि उन लोगों ने जो है एक अपने उपदेशों में, अपने गीतों में, अपने दोहों में इसको बार बार उन्होंने इसको हाईलाइट किया, बार बार इसको उन्होंने इस बात को उछाला कि ऐसा मत सोचो। तो उसमें उसी को हम लोग कहते हैं भक्ति आंदोलन। ये ऐसा था कि ये जो भक्ति आंदोलन के जो संत थे, ये सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही नहीं करते थे, बल्कि ये इस सामाजिक बुराई पर इन्होंने बहुत ज्यादा प्रहार किया, बहुत ज्यादा। देखो उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी, उस समय हिंदू मुस्लिमों के बीच इतनी खाई नहीं थी। भारत में मुस्लिम आ चुके थे, मुस्लिम शासन की स्थापना हो चुकी थी। कबीर कहते हैं कि अल्लाह और राम रहीम ये सभी एक ही हैं। तो इसी तरह से कबीर, नानक, बिहारी, ये सारे के सारे इस समय के जितने भी महाराष्ट्र के जितने भी हमारे थिंकर्स हैं, वरकरी संप्रदाय वाले, इवन जो शंकर और ये शंकर थे असम के, चैतन्य हो गए, ये सब जो राम और कृष्ण को मानते थे, जो सगुण ब्रह्म को मानते थे, उन्होंने भी जातिवाद को नहीं माना, जाति व्यवस्था को नहीं माना, बड़े छोटे को नहीं माना, उन्होंने भी नहीं माना। तो यानी इस समय जो जितने भी संत थे, उन्होंने रामानंद के शिष्यों में आपने देखा कि हर जाति से, रामानंद जिन्होंने उत्तर भारत में इसको शुरू किया, इस लहर को उत्तर भारत में दक्षिण से ले आए, रामानंद के शिष्यों में भी आप देखोगे कि रामानंद के शिष्यों में सभी निम्न जातियों के ही लोग थे। उनके सारे 12 शिष्य निम्न जाति से थे, जिसमें कबीर भी थे, कबीर, पीपा, रैदास। तो ये सारे जो है कोई भी संत उस समय इसको नहीं मानता था, और इनका यही उद्देश्य था कि इस सामाजिक बुराई को दूर किया जाए, अपनी बातों से लोगों को समझाया जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये कुछ जो समझने वाले लोग थे वो कम थे वो लोग, और ये बुराई गई नहीं, और ये वैसे ही चलता रहा, समझ लो वैसे ही चलता रहा। संतों का प्रयास बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। तो जब हम आधुनिक काल में आते हैं, तो आधुनिक काल में भी ठीक वैसे ही जाति व्यवस्था चल रही थी। जब आप लोगों में से कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होगा, तो जब आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे ब्रिटिश थिंकर भारत में अध्ययन करने लग गए इस व्यवस्था का, जिसमें एक लुई ड्यूमोस हैं, जिनको एलडी शॉर्ट फॉर्म एलडी के नाम से जानते हैं हम लोग। उनका एक फेमस है इसमें अध्ययन के लिए। ब्रिटिश थिंकर्स, फिर पीछे और भी पाश्चात्य थिंकर्स आए। उनके साथ साथ कुछ भारतीय चिंतकों ने भी, भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी इस बात का अध्ययन शुरू किया, जैसे घुर्रे हैं, श्रीनिवासन हैं। तो ये सबने इस बात का अध्ययन किया कि भाई भारत में ऐसा क्यों है, और फिर उन्होंने देखा कि भारत की पूरी व्यवस्था इसी पर आधारित चलती है। तो आधुनिक काल में भी जाति व्यवस्था टस से मस नहीं हुई थी, वैसे ही चल रही थी ब्रिटिश पीरियड में। तो ब्रिटिश पीरियड में इस चीज को देखते हुए और इस बुराई को देखते हुए, समझ लो हमारे कुछ अंग्रेजी शिक्षित लोगों ने, जो कि आप लोगों ने सुन रखा है, तो ये जो अंग्रेजी शिक्षित वर्ग था, इसने देखा कि पश्चिम में समाज में कितनी समानता है, चाहे वो दो पुरुषों के बीच हो या फिर पुरुष और महिलाओं के बीच हो। तो इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ तो इस जाति के नाम पर इतनी असमानता है और इतने भेदभाव किए जा रहे हैं कि कुछ लोगों का तो सांस लेना दुर्भर हो रहा है। तो इन लोगों ने फिर आंदोलन शुरू किया, जिसको हम लोग कहते हैं रिफॉर्म मूवमेंट, सुधार आंदोलन, या फिर हम लोग इसको कहते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण इसलिए कहते हैं कि
इन्होंने ये कहा कि प्राचीन काल में शुरू में ऐसा नहीं था, ये हमारे वेदों में भी नहीं कहा गया है, ये जो व्यवस्था है ये कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा बनाया गया है, हमको इसको खत्म करना चाहिए, हमको भारतीय समाज को रिफाइन करना होगा, भारतीय समाज को शुद्ध करना, शुद्ध क्या, भारतीय समाज को समान करना होगा, भारतीय समाज से इन बुराइयों को दूर करके भारतीय समाज को सुधारना होगा। तो इसके लिए सुधार आंदोलन चला। सुधार आंदोलन एक टॉपिक है पूरा का पूरा, आप लोग पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय ने शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे थिंकर्स, खास तौर पर जाति व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ज्योतिबा फुले का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने निम्न जातियों के लिए बहुत उग्र आंदोलन चलाया। इसके अलावा पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, तिरुवल्लुर, नारायण गुरु, तिरुवल्लुर तो एक प्राचीन संत थे, मतलब इस समय नारायण गुरु, पेरियार और अंबेडकर साहब ने भी खूब चलाए जातियों के लिए। महिलाओं के लिए विद्यासागर, राजा राममोहन राय ने तो सबकी ही बात की। विद्यासागर महिलाओं के लिए डीके कर्वे, और इसमें आप लोगों का ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, ये बहुत सारी महिलाएं, रमाबाई, इन सब ने जो है महिलाओं के लिए कार्य किया। तो इसमें उस समय बहुत, अब आप देखोगे तो जब हम लोग सुधार आंदोलन पढ़ते हैं तो सैकड़ों सुधारक का नाम मिलता है, सैकड़ों सुधारकों का, और इन्होंने इन सभी बुराइयों को, ये जो खास तौर पर दो स्तर पर हो रहा था, जाति के नाम पर और महिलाओं के नाम पर, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो ये जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए ये जो सुधार आंदोलन चला, ये सुधार आंदोलन ने भी पढ़े लिखे लोगों को ही समझाया, और जो कट्टरपंथी लोग थे वो उन्होंने इस बात को नहीं समझा, और सुदूर गांव में ये चलता ही रहा, यहाँ तक कि शहर में भी कुछ ही प्रतिशत के ऐसे लोग थे जो जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, जो छुआछूत को नहीं मानते थे। ज्यादातर अधिकांश लोग जो थे वो इस व्यवस्था को मानते हुए ही चल रहे थे। ठीक है, तो आधुनिक काल में भी ये चल ही रहा था, ये चलता ही रहा, समझ लो। तो फिर हमने देखा कि अब जब इसी समय राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहा था, इसका पैरेलल ही राष्ट्रीय आंदोलन भी हमारे यहाँ पर चल रहा था, और राष्ट्रीय आंदोलन के जो हमारे सेनानी थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स, तो वो इस बुराई को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तो इसीलिए जब स्वतंत्रता हमें मिली, जब आजादी हमें मिली, और जब हमने अपना संविधान बनाया, तो अपने संविधान में देखा कि लोगों की सोच तो बदल नहीं रही है, तो कानून बनाना होगा, तभी ये बुराइयां बंद होगी और हम इन पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को ऊपर ला पाएंगे। तो इसके लिए संविधान में फिर प्रावधान किया गया। ये समझ में आ गया कि बिना कड़े कानून का, बिना संवैधानिक प्रावधान का भारत में सुधार मुश्किल है, भारत के लोगों की सोच में सुधार मुश्किल है, इसीलिए संवैधानिक प्रावधान बनाए गए। तो अब हम लोग बात करेंगे जो है संवैधानिक प्रावधानों की, कि संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया, किस किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या कहा गया कि हम ये इस बुराई को दूर किया जा सके, जिस जाति भेद को दूर किया जा सके। ठीक है, तो बस अभी मुझे आप लोग 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, बस मैं अभी आई, संवैधानिक प्रावधानों पर अभी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक,
हाँ जी। तो संविधान के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्नति के लिए आरक्षण व्यवस्था अपनाया गया कि बिना इनको आरक्षण दिए हुए, आरक्षण इसी को कहा गया कि उनके लिए कुछ सीट आरक्षित कर दी जाए, उनके लिए नौकरियों में, पढ़ाई में, राजनीति में एक उनके लिए सीट आरक्षित कर दी जाए, तो कि ये उनको ही मिलेगा, तब जाके उनको आने देंगे। जो बहुसंख्यक वर्ग, जो प्रभुत्वशाली वर्ग रहा, वो बहुसंख्यक वर्ग था, ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो बहुसंख्यक वर्ग था, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ ही लोगों के हाथ में पूरा प्रभुत्व आ गया था। तो ये सोचा गया कि ये जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, ये प्रभुत्वशाली वर्ग इन सभी पिछड़े लोगों को, सभी दलित लोगों को तभी आगे आने देगा जब हम रिजर्व कर देंगे, जब हम सीट ही रिजर्व कर देंगे कि भाई इस पर तो कोई दलित ही आएगा, इस पर तो कोई पिछड़ा ही आएगा, इस पर तो महिला ही आएगी, इस पर तो आपको जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति आएगा, तभी आने देंगे, नहीं तो ये नहीं आने देंगे। ये दबाते रहे हैं और दबाते रहेंगे। तो इसके लिए ये प्रावधान किया गया, ठीक है। और बाद में जाकर ये जो प्रावधान किया गया जाति के आधार पर किया गया। अभी हमारे यहाँ पर 2 साल पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ है, वो भी सिर्फ 10% का। तो गलती क्या हुई, यहां पर एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि गलती यहां पर देखो यही हुई कि ये जो पिछड़ेपन था, ये जो आरक्षण था, ये पिछड़ेपन के आधार पर नहीं दिया गया। यहां पर मान लिया गया कि कुछ जातियां ही पिछड़ी हुई हैं, तो जाति के आधार पर दिया गया। तो खैर उस समय जो ये माना गया, उसका हमारे पास काफी कारण थे, समुचित कारण थे, क्योंकि इस समय कुछ जातियां ही पिछड़ी हुई थी, और वो पिछड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि एक किसी विशेष जाति में, मान लो महार जाति है तो महार जाति में 4 लोग पिछड़े, 4 लोग पिछड़े नहीं है, पूरी महार जाति पिछड़ी हुई है। पूरी महार जाति के साथ वो भेदभाव होता है, वो पूरे उस जो है हरिजन जाति के साथ होता है, इसीलिए उनको हरिजन कहा महात्मा गांधी ने। तो इसीलिए जाति का उस समय आधार बनाया गया था। उस समय जाति का आधार बनाना एकदम से स्वाभाविक लगा, एकदम नेचुरल लगा। लेकिन अगर उसी समय आर्थिक आधार को रखा गया होता कि हम आर्थिक आधार पर ही मिलेगा, तो शायद अभी आरक्षण का इतना विरोध नहीं हो रहा होता। लेकिन उस समय और परिस्थिति के अनुसार ये संभव नहीं था। सरकार के पास अभी इतनी जो है संख्या में सरकार के पास लोग नहीं थे कि लोग ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर सकें कि पर्टिकुलर जाति में कौन पिछड़ा हुआ है। और क्योंकि देखा गया कि पिछड़ी जातियां पिछड़ी हुई हैं ही 99%, तो इसलिए जाति को आधार बना दिया गया। तो लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें काफी लोग आगे आ चुके हैं, फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जो क्रीमी लेयर वगैरह, ये तो ओबीसी में था, इन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में तो ये था नहीं। तो ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका इसीलिए थोड़ा सा विरोध हो रहा है। तो अब इसीलिए बहुत सारे जो है फॉरवर्ड क्लास के लोग आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए, तो उनको नहीं मिलता, तो उनके लिए जाकर 2019 में 10% की व्यवस्था की गई है। तो ये टोटल व्यवस्था जो है कैसे कैसे शुरू होती है, तो एक एक टर्मिनोलॉजी पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक एक चीज को आप समझते हुए चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आरक्षण क्या है। आरक्षण क्या है, व्हाट इज रिजर्वेशन। तो आरक्षण मतलब समाज के शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लाभ के लिए उपयुक्त सकारात्मक भेदभाव करता है। आरक्षण क्या करता है
कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए ये सकारात्मक भेदभाव करता है। हमने बात की थी कि समानता का अधिकार होगा, सबको सब समान होंगे, लेकिन अगर सब समान तो थे ही नहीं भारत में कभी भी। हमने एकदम प्राचीन काल से हमने देखा कि भारत में कभी भी लोग समान थे ही नहीं। अब उस असमानता को खत्म करने के लिए सकारात्मक भेदभाव करना पड़ा। ठीक है, तो आरक्षण ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समाज के सबसे पिछड़े सदस्यों को इसका लाभ मिले। किसका लाभ मिले? तो सरकारी सुविधाओं का, सरकारी नौकरियों का, ठीक है, शिक्षा का, संरचनात्मक सुविधा का, सकारात्मक भेदभाव के तहत पिछड़े हुए लोगों को उसका लाभ मिले, उस लाभ को आरक्षण सुनिश्चित करता है। तो ये आरक्षण की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? तो इसलिए पड़ी क्योंकि भाई पिछड़ी जातियों के साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय होता रहा। आपने देखा प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी, आधुनिक काल में भी वो पिछड़ी जातियां कई युगों से भेदभाव का सामना कर रही थी और उनके साथ अन्याय हो रहा था। दबंग जातियां और जो सवर्ण जातियां उनको कभी आगे आने नहीं देती थी, है ना। तो इस अन्याय को दूर करने के लिए, प्रगति का समान अवसर प्रदान करने के लिए, उन समूहों के साथ सामान्य रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो प्रभुत्वशाली वर्ग के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको तो हमेशा से दबा के रखा गया। और अगर वो मान लो कि ये चुनाव होता पंचायत का, तो पंचायत के चुनाव में अगर एससी का अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो आपको क्या लगता है कि गांव के जो सवर्ण जातियां हैं वो कभी एससी के लोगों को आगे आने देती? नहीं आने देती। अगर सरकारी नौकरी में इनको आरक्षण नहीं होता तो कभी उनको वो पढ़ने देती? कभी नहीं पढ़ने देती। उनको तो उन्होंने शुरू से ही बस सेवा में लगा रखा था कि बस तुम हमारे घर की चाकरी करते रहो, हमारे शरण में पड़े रहो, तुमको 2 रोटी मिलती रहेगी और एक छत मिल जाएगा, कच्चा सा एक छत मिल जाएगा। इससे ज्यादा तुम उम्मीद मत करो, इससे ज्यादा तुमको उम्मीद नहीं करना है। तो तमाम प्रावधान हमारे पौराणिक ग्रंथों में किए गए कि सवर्णों को ही द्विज कहा गया, इनको ही पुनर्जन्म का अधिकार है, इनको ही जनेऊ पहनने का अधिकार है। कहा गया कि तुम्हारा तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा, तुम तो अब अगले जन्म में मनुष्य में पैदा ही नहीं होगे, तुमने पाप किया है तो तुम पैदा हुए हो ये निम्न जाति में, और अब वैसे अगला जन्म तुमको वैसे भी मनुष्य जाति का नहीं मिलेगा, तुम कौवा बनोगे या गधा बनोगे, है ना। कई तरह की इस तरह की बातों को क्रिएट करके इनको आप समझ लो कि इनको नीचे रखा गया। तो इनको ये ऊपर आने नहीं देते अगर इनके लिए प्रावधान नहीं किया जाता। तो राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सुनिश्चितता के लिए ये आरक्षण व्यवस्था अपनाई गई कि इनकी उन्नति हो सके। ठीक है, समानता को योग्यता तंत्र के आधार पर बनाने के लिए। योग्यता तंत्र का मतलब कि जैसे मान लो कि आप जो अवसरों का जो निर्धारण से पहले, योग्यता के आधार पर अवसरों के निर्धारण से पहले सभी व्यक्तियों को एक समान स्तर पर लाया जाना आवश्यक होता है। तो योग्यता तंत्र के आधार पर बनाने के लिए ये नहीं कि तुम निम्न जाति के हो तो तुम डिजर्व नहीं करते और मैं सवर्ण जाति की हूं तो मैं डिजर्व करती हूं, इस आधार पर नहीं। और अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करते निम्न जाति के लोग? उनको तो सिद्ध करने का मौका ही नहीं दिया जाता, तो इसलिए आरक्षण किया गया। ठीक है, इसलिए तो जो प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान है भारत में आरक्षण के, उस पर अब हम लोग बात करते हैं। तो ये भाग 16 जो हमारे संविधान का भाग 16 है, तो हमारे संविधान के भाग 16 में
केंद्र और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के सभी प्रावधानों की बात की गई है। ठीक है, संविधान के भाग 16 में और अनुच्छेद 15(4) जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, और 16(4) राज्य और केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान की बात करता है। ठीक है, सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की बात करता है। तो जब भी हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो 15 कहता है कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर, किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तो सकारात्मक भेदभाव है। आप कहते हैं कि ये कहता है भेदभाव नहीं किया जाएगा और फिर ये भेदभाव करता है, तो इसीलिए उसमें 15(4) क्लॉज जोड़ा गया कि निचले दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने के लिए, संवेदनशील वर्गों के लिए राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि उनको मुक्ति दिया जा सके, उनके साथ न्याय हो। तो इसीलिए 15(4) जोड़ा गया कि इसमें कहा गया कि जो पिछड़े, जो समाज के दबे कुचले, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, महिलाओं के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था बनाने से ये अनुच्छेद नहीं रोकेगा। और यही बात कही गई 16 में, अवसर की समानता। अवसर की समानता भाई सबके लिए समान है, तो फिर किसी को आप रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? तो उसमें भी यही बात की गई कि नहीं, समाज के जो संवेदनशील वर्ग हैं उनको ऊपर लाने के लिए सकारात्मक भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, तो फिर 15 और 16 जोड़ा गया, 15(4) और 16(4). ठीक है, और फिर जो है 77वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में 77 अमेंडमेंट किया गया 1995 में। तो इसमें ये कहा गया कि सरकार को पदोन्नति में भी आरक्षण देगी, मतलब सरकार को इनेबल किया गया कि सरकार अब पदोन्नति में, यानी पद देने में तो करेगी ही, पद को तो आरक्षित कर ही दिया गया कि भाई ये अगर 10 पद है तो उसमें हम जो है 4 देंगे, 4 मतलब अब तो 50% हो गया, अब तो 5 मान लो, 5। ओबीसी का बाद में हुआ था ना, जब संविधान बना था तो ओबीसी का बाद में हुआ, लेकिन अब ओबीसी को भी मिला दे तो अब तो ये 50% हो चुका है। तो इसमें ये 77वां संविधान संशोधन में कहा गया कि अब सरकार पदोन्नति में भी, पद में तो करेगी ही कि भाई 50% गया रिजर्वेशन में, अब वो जो है जब पदोन्नति यानी जब प्रमोशन होगा तो प्रमोशन में भी वो करेगी। क्यों ऐसा क्यों जोड़ा गया कि प्रमोशन में भी वो करेगी? इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये देखा गया कि भाई आरक्षण का लाभ उठाकर कोई निम्न जाति का व्यक्ति अगर नौकरी में आ भी जाता है तो वहां पर जो मौजूद सवर्ण है वो उसको प्रमोशन नहीं लेने देते, वो आपस में एक नेक्सस बना लेते हैं और वो हमेशा प्रमोशन उन्हीं व्यक्तियों को देते हैं जो सवर्ण है। तो इसलिए पदोन्नति को भी जोड़ दिया गया इसमें। और इसके लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड और जोड़ा गया, 4A। अनुच्छेद 16(4) जो था उसमें 16(4A) जोड़ा गया और कहा गया कि अब पदोन्नति में भी आरक्षण देगी सरकार। ठीक है, बाद में आरक्षण देकर पदोन्नत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को वरिष्ठता प्रदान करने के लिए फिर 85वां संशोधन किया गया, 85th अमेंडमेंट। ये 2001 में किया गया और 4A को फिर से संशोधित किया गया। जो 81वां हमारा संशोधन अधिनियम था 2000 82वां 2002 में हुआ था, तो 81वां संशोधन 2000 में हुआ और ये 16(4)B इससे सम्मिलित किया गया, मतलब 16(4)A और फिर 16(4)B भी जोड़ा गया। और इसमें क्या किया गया कि राज्यों को अधिकृत किया गया कि वो किसी वर्ष जो खाली पड़ी हुई जो आरक्षित सीट है, मान लो कि आरक्षित सीट ये जो 5 थी ये खाली रह गई, या 5 में मान लो कि 3 भरी और 2 खाली रह गई, पूरी 5 तो नहीं खाली रहेगी, 2 नहीं भरी, क्योंकि उस आरक्षित सीट पर आरक्षित वर्ग का ही उम्मीदवार आता। और आरक्षित वर्ग का जैसे वो कोई जो मिनिमम कट ऑफ है, भाई योग्यता का यहाँ पर भी ध्यान रखा गया है
उनकी उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। अब उस मिनिमम कट ऑफ को भी वो कोई कैंडिडेट नहीं पार कर पाया। वो दो सीट खाली रह गई, वो 2 सीट खाली रह गई। तो अब इन 2 सीटों का क्या होगा? तो उसके लिए ये संशोधन किया गया 81। तो इस संशोधन के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वो किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें माने। मतलब ऐसा नहीं कि फिर से वैकेंसी 10 निकली तो उसमें पिछले वाला जोड़ दोगे, पिछले वाला जोड़ के और फिर 5 बना दोगे, तो नहीं, इन्होंने कहा कि अलग से उसको रिक्त सीट माने और अगले किसी भी वर्ष में उसको भरे जाने की व्यवस्था करे उस साल के रिजर्वेशन के साथ। तो ये एडजस्ट नहीं होगा, जो आरक्षित सीट है वो आरक्षित ही रहेगा और साथ में 2 और बढ़ जाएगा। तो ये व्यवस्था किया गया 81वां संविधान संशोधन 2000 से, ठीक है। 82वां संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें हमने जो है वो किया था एजुकेशन वाला, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार बनाया गया है ना। तो इस तरह से देखो, रिक्त सीट समझ आ गया आप लोगों की, जो खाली सीट है वो मतलब 50% आरक्षण सीमा को पूरा करने के साथ वो खाली अलग से भी जोड़ा जाएगा, मतलब उसमें नहीं देखा 50% में उसको नहीं जोड़ा जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग इस बात को, है ना। हाँ, फिर अनुच्छेद 330 और 332 ये सब फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 330 और 332 ये संसद, 330 संसद और 332 राज्य विधानसभाओं को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अनुच्छेद 243 डी प्रत्येक पंचायत में कहा कि एससी और एसटी इनका रिजर्वेशन रहेगा। एससी एसटी की पंचायत में भी रिजर्वेशन दिया गया। तो देखो, इसमें पंचायत में सिर्फ एससी और एसटी का ही प्रावधान है, ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का नहीं है, इसीलिए महाराष्ट्र वाले मुद्दे पर इतनी बहस हो रही है। तो इसमें जो है 243 डी ये प्रावधान करता है एससी एसटी के लिए, और 233 टी जो है, ठीक है, ये 233 नहीं 200 ये है आपका, ये नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का, मतलब नगर पालिका के लिए कहता है। 335 ये कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों को प्रशासन की प्रभावकारिता के रखरखाव के साथ लगातार ध्यान में रखा जाए। इसका मतलब ये है कि प्रशासन देखता रहे कि ये जो व्यवस्था की गई है वो प्रभावकारी साबित हो रही है ना, ठीक है। तो इसकी प्रभावकारिता को लगातार रखरखाव के साथ ध्यान में रखा जाए, ये मिले ही, ये उस व्यक्ति को जिसके लिए अधिकार बनाया गया है, ये उस व्यक्ति को मिलना ही चाहिए, ठीक है। इस बात को ये देखता है अनुच्छेद 335। और बाद में जाकर के 103वां संविधान संशोधन हुआ और इसने जो है सरकारी नौकरी में, शिक्षा संस्थानों में, याद रखिएगा सरकारी नौकरियों में भी और सरकारी विद्यालयों कॉलेजों में भी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए 10%। तो ये ईडब्ल्यूएस कहा गया। इसमें जाति नहीं, इसमें जाति आधार नहीं बनाया गया, इसमें जो है आधार बनाया गया आर्थिक रूप से कमजोर। तो इस ईडब्ल्यूएस में इससे फायदा हो रहा है फॉरवर्ड क्लास के लोगों को, कि वो जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जो आरक्षण व्यवस्था में नहीं आते, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उनके लिए किया गया है 103वां। तो इस पर भी बहुत बहस हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको किया है, ये देखते हुए कि आरक्षण व्यवस्था के तहत कुछ लोग वंचित हो रहे हैं जो कि आते हैं फॉरवर्ड क्लास से, सवर्ण जाति से आते हैं, वो लोग वंचित हो रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें जो है एक क्षैतिज आरक्षण होता है और ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है, यानी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। ये दो आप टर्मिनोलॉजी इसमें समझेंगे कि ये क्या होता है और इसमें किस तरह से व्यवस्था की गई है। ये आरक्षण की दोनों व्यवस्थाएं हैं। जैसे देखो, पहले आप अगर आप समझ लोगे ऊर्ध्वाधर तो आप क्षैतिज समझ पाओगे। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रिजर्वेशन किसे कहते हैं? तो वर्टिकल रिजर्वेशन हम कहते हैं कि जो एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, ये जो तीनों वर्ग है, तीनों कैटेगरी, इनको जो आरक्षण दिया जाता है इनको वर्टिकल आरक्षण कहते हैं। यानी तीनों समूहों को जो अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाता है, निर्धारित है, उसको हम वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो है इसी में कि मान लो कि एक वर्ग है एससी, एक वर्ग है एसटी और एक वर्ग है ओबीसी, तो इन तीनों समूहों को अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया। अब इन्हीं तीनों समूहों में कुछ महिलाएं होंगी, महिलाएं, सेवानिवृत्त सैनिक, ट्रांसजेंडर्स, दिव्यांग, तो इनको भी देना है, इनको भी आरक्षण देना है ना। तो अब क्योंकि देखो महिलाएं तो हर वर्ग में जो महिलाएं हैं वो महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। तो ये जैसे महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं को एक जनरल एक रिजर्वेशन है सभी विमेंस के लिए, लेकिन उसी में एससी में भी जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की और स्थिति खराब है, तो उन महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए अलग से। एससी मतलब महिलाओं का आरक्षण और एससी होने के नाते। तो और इसी तरह जो सेवानिवृत्त सैनिक थे, तो सेवानिवृत्त सैनिक कौन थे? हमारे जो एक्स सर्विसमैन जो कहे जाते हैं, तो ये एक्स सर्विसमैन वो हैं जिनको छोटे पोस्ट के लिए, आपको पता है ना कि जो सिपाही वगैरह के पद पर जिनको लिया जाता है उनको 15 साल का उनका एक रहता है, 15 साल से कभी कभी प्रमोशन मिल गया तो 20 साल। क्यों? उनको इसके पीछे लॉजिक ये है कि छोटे पद पर जो सैनिक भर्ती किए जाते हैं वो मेनली वो लड़ने के काम में उनको लाया जाता है, वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। तो वो लोग जब तक चुस्त रहते हैं उस उम्र तक ही उनको सेना में रखा जाता है, बाद में उनको हटा दिया जाता है। और जो सीनियर पोजीशन पर जो लोग हायर किए जाते हैं तो वो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो लीड करते हैं, तो उनको ज्यादा दिन तक उनको रखा जाता है सेना में। वो अपना 62 साल के होके रिटायर्ड हो जाते हैं 60 इयर्स पे, ठीक है। लेकिन ये जो हैं आपके जो छोटे पद वाले हैं वो छोटे पद वालों को निकाल दिया जाता है क्योंकि इनकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। जैसे कैसे आप लोग देखते हो क्रिकेट में बहुत जल्दी लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं क्योंकि क्रिकेट में जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपकी लगभग 30 के बाद धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो सारे क्रिकेटर्स 35 के बाद, मोस्टली 35 के बाद वो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इसी तरह की ये सेना में तो इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, स्वैच्छिक रिटायरमेंट नहीं है। सेना में मान के चला जाता है कि आप अब इस उम्र के बाद अब आप लड़ने के काबिल नहीं रहोगे, तो सेना में जनरली देखो 18, 19 साल, 20 साल के लोगों को लिया जाता है और उन लोगों को जो है जैसे ही 30-32 साल के होते हैं उनको रिटायर्ड कर देती है सेना। तो ये लोग, ऐसे लोग फिर क्या करेंगे? अब अगर उनको रिजर्वेशन नहीं देगी सरकार तो सेना में कोई भर्ती नहीं होगा। वो सोचेगा कौन जाएगा सिर्फ 32-33-35 साल तक नौकरी करने के लिए। कई बार उन लोगों का बढ़ता है, वो प्रमोशन वगैरह हो जाता है, तो पहला बॉन्ड 15 साल का, फिर कोई प्रमोशन उसने ले लिया अच्छा काम वाम करके, तो फिर कुछ साल के लिए फिर बढ़ाया जाता है। तो ऐसे तो कई लोगों को मैं जानती हूँ, जो कि
गए थे एक सिपाही के तौर पर, लेकिन फिर वो उनको धीरे धीरे वो उसमें काम करते रहे, प्रमोशन लेते रहे, तो प्रमोशन लेते रहे, ऑफिसर ग्रेड में आ गए, तो लोग जो है 60 के बाद रिटायर्ड हुए। लेकिन बहुत सारे लोगों को पहले ही उसमें उसके साथ उनका बढ़ता रहता है, प्रमोशन के साथ 2 साल 3 साल 5 साल की सर्विस बढ़ती रहती है। लेकिन ज्यादातर लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है जो नहीं ले पाए, तो उनको जो है रिजर्वेशन देती है सरकार, ताकि लोग मोटिवेटेड रहे सेना में भर्ती होने के लिए, कि मैं निकल भी जाऊंगा तो एक तो सेना का पेंशन आएगा, एक सैनिक के तौर पर वो पेंशन भी मुझे आएगा, और साथ में मुझे एक नई नौकरी भी मिल जाएगी सरकारी। तो आप देखते हैं कि एक सर्विसमैन वाले एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तो खास तौर पे आर्मी और एयरफोर्स में तो जल्दी कर देते हैं लोग, आर्मी वालों को और जल्दी, तो ये लोग बैंक वगैरह में इनका सिलेक्शन हो जाता है। 2 साल तक, देखो 2 साल तक सेना इनको काम नहीं करवाती, रिटायरमेंट से पहले काम नहीं करवाती है, और कहती है कि तुम सेना में रहते हुए, जब तक तुम्हें वेतन मिल रहा है, तुम्हें बाकी सुविधाएं मिली है, तुम सेना में रहते हुए तुम अपने लिए कोई रोजगार का अवसर ढूंढ लो। तो लोग MBA करते हैं, B.Ed करते हैं, कुछ लोग तैयारी करते हैं, मतलब सेना उनको सपोर्ट करती है, और ताकि वो बाहर आकर नौकरी ले सके, तो इनके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। ट्रांसजेंडर्स जो समुदाय है उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये सभी जो है इनको ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों में, जो वर्टिकल आपने रिजर्वेशन देखा कि अलग अलग वर्गों के लिए जो दिया जाता है, उन श्रेणियों में इनको जो है समान अवसर प्रदान किया जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, तो क्षैतिज आरक्षण, ऊर्ध्वाधर आरक्षण, तो क्षैतिज आरक्षण को प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी में अलग से लागू किया जाता है, यानी प्रत्येक समूह, ऊर्ध्वाधर श्रेणी का मतलब समझ लो समूह वाला आरक्षण। ठीक है, समूह वाला यानी जो है विशेष समूह का आरक्षण, SC ST OBC, तो प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी में अलग से क्षैतिज आरक्षण को लागू किया जाता है। एक सर्विसमैन महिलाओं के, दिव्यांग हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, जैसे महिलाओं को मान लो 50% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होता है, तो प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी के चयनित उम्मीदवारों में आधी संख्या महिलाओं की होगी। ठीक है, तो इस तरह से तो अनुसूचित जाति के सभी चयनित उम्मीदवारों में आधी संख्या महिलाओं की होगी, क्योंकि उनको जो है SC में भी रिजर्वेशन मिल गया, और यही प्रक्रिया बाकी आरक्षण श्रेणियों में लागू की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता है, ये जो है क्षैतिज आरक्षण। अब हम लोग बात करते हैं आरक्षण के लाभ और दोषों की। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से भारत में जाति व्यवस्था आई और कैसी दयनीय स्थिति में कुछ वर्ग के लोग चले गए, कुछ जाति के लोग चले गए, उनको उठाने के कितने प्रयास हुए हमारे समाज के लोगों ने, चिंतक लोगों ने, ऋषियों ने, संतों ने बहुत इसको जो है खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुआ। आधुनिक काल में पढ़े लिखे लोगों ने एक जागरण फैलाने की कोशिश की, जन जागरण फैलाने की, नहीं हुआ। तो लास्ट में ये सोचा गया कि इनको फिर कानून बनाना पड़ेगा, संवैधानिक प्रावधान बनाना पड़ेगा, उसके तहत कानून बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये खत्म होगा। और इनको ऊपर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आरक्षण क्या था? आरक्षण क्या था? तो सकारात्मक भेदभाव। भारतीय संविधान जो कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, जो असमानता को खत्म करके समानता लाने की बात करता है, लेकिन उसी ने सकारात्मक भेदभाव का प्रावधान किया। और ये सकारात्मक भेदभाव का प्रावधान इसलिए हुआ क्योंकि जो ये पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो युगों से, जो दलित वर्ग के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, अछूत जिनको समझा जाता था, उनको उठाने के लिए और कोई उपाय नहीं था।
क्योंकि लोगों की सोच नहीं बदल रही थी। सोच बदलती भी नहीं जल्दी। जो शासन करने वाला होता है वो हमेशा सोचता है मैं शासन करूं। आज भी लोगों की मानसिकता बहुत 100% नहीं बदल गई है लोगों की। आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठाकर अब ये जो दलित वर्ग के लोग हैं ये ऊपर आ रहे हैं, लेकिन आज भी जो सवर्ण हैं उनको अपने बराबरी में बैठाने में सोचते हैं। तो आप लोगों ने कुछ पॉलिटिशियंस का देखा होगा, जैसे मायावती जी, जो जितने ब्राह्मण मंत्री होते थे उनसे पैर छुआती थी। तो ये कहीं ना कहीं उनको वो उनका जो है इस चीज को वो दिखाती थी कि भाई आप जो है आपसे मैं ऊपर हूं और आप मेरा पैर छुएंगे, कि आपने हम जैसे लोगों को आपने एकदम दबा कर रखा और आज आप हमारे पैर छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको जो है प्रतिलोम वो कहा गया। इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया कि ये लोग आरक्षण का फायदा उठाकर लाभ लेकर ऊपर आ सके। अब ये जो आरक्षण व्यवस्था है तो इसके जो है कुछ लाभ भी हैं और इसके कुछ दोष भी हैं। तो लाभ में अगर हम लोग बात करें तो देखो, ये उच्च शिक्षा में विविधता सुनिश्चित करता है। उच्च शिक्षा सिर्फ किसी एक जाति और वर्ग को नहीं मिलेगा, ये सबको मिलेगा। कार्यस्थल पर समानता लाता है। कार्यस्थल पर भी ये समानता लाता है, वहां पर भी असमान भेदभाव नहीं किया जाएगा और पिछड़े वर्गों की घृणा या द्वेष से सुरक्षा प्रदान करता है। पिछड़े वर्गों को जो घृणा और द्वेष का जो सामना करना पड़ा उनसे उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जितने वंचित व्यक्ति रहे, वंचित व्यक्ति समझ रहे हैं आप, तो वंचित व्यक्ति जो कि सुविधाओं से वंचित रहे, स्कूल है उसमें पढ़ाई करने नहीं जा सकते, कुआं है उस पर पानी पीने नहीं जा सकते, वो उनके लिए जो गंदा तालाब है उसका वो पानी पिएंगे, सड़क है उस पर वो चल नहीं सकते, बिजली है अभी उनके घरों तक नहीं गई है। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों को वंचित वर्ग कहा गया। वंचित वर्ग, तो वंचित व्यक्तियों के उद्धार में ये मदद करता है और वंचित वर्गों को भी ये कहता है कि नहीं, तुम उस विद्यालय में जाकर पढ़ सकते हो, तुम भी उस बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हो और तुम बड़े से बड़ा सरकारी पद भी ले सकते हो। तो आरक्षण व्यवस्था ये समानता लाता है, इस समानता को बढ़ावा देता है। जाति धर्म जातिवाद, ठीक है, धर्म के नाम पर ये सब जो रूढ़ियां हैं धार्मिक भेदभाव की और उसकी, तो उसको भी ये समाप्त करता है। क्योंकि कई बार तो धर्म, खास तौर पर अगर हम लोग हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदू धर्म कहता है कि हाँ, वो जैसे बाद में देखो उपनिषदों तक तो ठीक था, लेकिन बाद में पुराणों में बहुत इस तरह की बातें कही गई हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इस तरह की बातें उपनिषदों में कही गई, पुराणों में कही गई, कई स्मृतियों में कही गई। तो जैसे ये जो धर्म कहता है कि भेदभाव करो, धर्म के माध्यम से इसको लागू कर दिया गया कि धर्म कहता है भेदभाव करो। इन सब को समाप्त करने का ये प्रावधान आरक्षण व्यवस्था करता है। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करता है। सामाजिक गतिशीलता, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सोशल मोबिलिटी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सोशल मोबिलिटी क्या होता है, तो समाज में जो स्तरीकरण होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, तो उच्च वर्ग में मध्यम वर्ग वो निम्न वर्ग, तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो उसको बदलता है, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना। ठीक है,
एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना, यानी आप लोअर क्लास में अगर आपकी काउंटिंग होती है तो आपने इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठाया और आप एक बड़े अधिकारी बन गए। बड़े अधिकारी नहीं भी तो मान लो कि आप बी क्लास ऑफिसर बन गए, लेकिन अब आप रिक्शा नहीं चलाते हो या अब आप शौचालयों की सफाई नहीं करते हो, तो आपका स्तर बदल गया, है ना। तो ये सोशल मोबिलिटी, ये सामाजिक, अच्छा वही समाज विकास करता है जिसमें गतिशीलता होती है। जिस समाज में गतिशीलता नहीं होती वो समाज रुक जाता है, थम जाता है, वो बंद व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है समाज में गतिशीलता जरूरी है और ये आरक्षण व्यवस्था समाज में गतिशीलता लेकर आता है। युगों से जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो भेदभाव के शिकार रहे, तो उनके लिए ये भरपाई करता है, समान अवसर प्रदान करता है। तो उसके तरह से कहेंगे कि काफी महत्वपूर्ण है। और जितने भी असमानता है, जो वर्गीकृत असमानता है कि इनके साथ ये इस जाति का है तो इसके साथ ये व्यवहार होगा, ये इस जाति का है तो इसके साथ ये व्यवहार होगा, उन सबको ये संबोधित करता है, उन सबको ये उजागर करता है और समानता लाने का प्रयास करता है। वो कहता है नहीं, ये सही नहीं है। तो ये आरक्षण व्यवस्था के कुछ गुण थे, लाभ हैं, जिसको हम लोग अगर देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ये जरूरी है कि समाज में समानता आए, समाज में गतिशीलता आए, समाज में कोई उत्पीड़ित न रहे, उत्पीड़ित लोगों को समान अवसर मिले, है ना। तो ये जरूरी है, ये जरूरी है। लेकिन इसके कुछ दोष भी निकल कर आए हैं जिन पर आजकल ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन पर ज्यादा बातचीत हो रही है। तो अब ऐसी चिंताएं प्रकट की जा रही हैं कि आरक्षण योग्यता के क्षरण की ओर ले जाता है। ये इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है और इसमें से कुछ आप लोग भी सहमत होंगे। तो जैसे आप 2 साल पहले जब टीना ढाबी टॉपर बनी थी तो ये मामला बहुत गर्म हुआ था। उनसे ज्यादा नंबर लाकर एक जनरल क्लास का उम्मीदवार सिलेक्शन लेने से वंचित हो गया था। तो अगर वो ज्यादा नंबर लेकर आया था, इसका मतलब कि वो उनसे ज्यादा योग्य था, पर उसको सिलेक्शन नहीं मिला, वो चयनित नहीं हो पाया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। आप जैसे मुखर्जी नगर का अगर मैं माहौल बताऊं तो मुखर्जी नगर में ऐसा हर बार ही होता था कि भाई परीक्षा दिया गया, रिजल्ट आया, पता चला कि मेरा नंबर ज्यादा है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका नंबर मेरे से कम है लेकिन वो सिलेक्शन पा गया और वो क्लोज फ्रेंड है, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सिर्फ वो सिलेक्शन पा गया मेरे से कम नंबर लाके। अगर शायद ज्यादा नंबर लाके अगर वो सिलेक्शन पाता तो लगता कि नहीं, मेरे तैयारी में कुछ कमी रह गई, पर वो मेरे से कम नंबर लाके वो सिलेक्शन पा गया और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको आरक्षण मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो अब उससे एक मन में खटास आ जाती थी और वो खुशी नहीं होती थी उसके सिलेक्शन का, जो एक मित्र के सिलेक्शन की खुशी होनी चाहिए। तो ये हमेशा 2 विद्यार्थी जो एक साथ रहकर तैयारी करते हैं, उन विद्यार्थियों में ये भावना हमेशा आ जाती है। तो इसका मतलब कि मुझे अपनी योग्यता पर कोई संदेह नहीं हुआ है, मुझे संदेह इस आरक्षण व्यवस्था पर है। तो ये चीज जो है, ये एक सवाल उठा रहा है कि ये यहाँ पर जो योग्य लोग हैं वो सिलेक्शन पाने से, या जो योग्य लोग हैं वो उसको पाने से, चाहे वो नौकरी हो, पदोन्नति हो, या फिर अच्छे IIT कॉलेजेस में एडमिशन की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की बात हो, एक योग्य व्यक्ति इसलिए रह जाता है क्योंकि आरक्षण दूसरे को ज्यादा मिला हुआ है और दोनों की जो आर्थिक स्थिति है वो समान है।
दोनों की, उसने भी अब एक मेडिकल में मान लो सिलेक्शन पाने वाला छात्र है, तो उसने भी जो है किसी टॉप के इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली है, वो उतना अफोर्ड कर सकता था, लेकिन फिर भी उसको रिजर्वेशन मिला, फिर भी उसको आरक्षण मिला, और इसलिए उसको बढ़िया एक मेडिकल कॉलेज मिल गया। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, ये इस पर ये वो लोग बार बार खास तौर पर छात्रों में बहुत असंतोष हो रहा है। ये असंतोष पहले से था, इसीलिए जब ओबीसी का मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई और ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया, तो कई छात्रों ने आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि वो छात्र पहले से ही इस बात से फ्रस्ट्रेट थे, और फिर उन्होंने देखा कि ये तो और रिजर्वेशन हो गया, इसीलिए उन्होंने आत्मदाह किया था। कई जानकार ये भी मानते हैं कि आरक्षण व्यवस्था रूढ़ियों को सुदृढ़ बनाता है, यानी रूढ़ियों को कैसे? क्योंकि आरक्षण के माध्यम से प्राप्त जो वंचित वर्ग की जो उपलब्धियां हैं, उनको लोग हे नजर से देखते हैं, रिजर्वेशन पा गया है। अगर उसको लोग देखते हैं कि गाड़ी से चल रहा है एकदम सूट बूट पहन के, तो लोग सोचते हैं कि रिजर्वेशन का कमाल है। वो ये नहीं सोचते कि इसकी योग्यता का कमाल है, वो ये सोचते हैं कि रिजर्वेशन का कमाल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है रूढ़ियों को भी सुदृढ़ बढ़ाता है, और ये भी जातिवाद को भी बढ़ा रहा है। लोग अपनी जातिगत पहचान को अब छोड़ना नहीं चाहते। जैसे श्रीनिवासन का आप पढ़ोगे तो समाज में संस्कृतिकरण की वो बात करते हैं, कल्चराइजेशन की, कि लोग धीरे धीरे जो है सवर्णों के लाइफस्टाइल को अपनाते थे, जैसे थोड़ा सक्षम होते थे, और धीरे धीरे उनकी क्या है कि वो जाति व्यवस्था में कुछ स्थान ले लेते थे। ऐसे वो कई जातियों की बात वो करते हैं, लेकिन आरक्षण व्यवस्था ने जाति पहचान को और मजबूत कर दिया है। लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, अपना जो टैग है, अपना जो लेबल है, उसको लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि योग्यता और श्रम के बजाय आरक्षण की वजह से लोग ऊपर आ रहे हैं, और ऐसी चिंताएं भी प्रकट की जा रही हैं कि आरक्षण प्रतिलोम विभेदन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो ये प्रतिलोम विभेदन क्या है, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तो ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है कि जैसे पहले सवर्ण निम्न जातियों के साथ भेदभाव करते थे, उनके साथ वो जो है असमान व्यवहार करते थे, अब जो आरक्षण व्यवस्था की लाभ उठाने वाले जो वर्ग हैं, अब वो सवर्णों के साथ वो भेदभाव करने लग गए हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो है सवर्ण जातियां निम्न वर्ग के मंत्रियों का पैर छूती हैं, और देखो पैर छुआओ जाति के आधार पर नहीं, अगर आप उम्र में वरिष्ठ हो, बड़े हो, तो छोटे लोगों को पैर छूना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति के हो, किसी भी जाति के हो, छोटे लोगों को उनका पैर छूना चाहिए। लेकिन सिर्फ आप इसलिए पैर छुआ रहे हो क्योंकि आपको ये दिखाना है कि अब तुम मजबूर हो मेरा पैर छूने के लिए, तो ये गलत है ना। तो इस तरह से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ये बढ़ा सकता है, देखा जा रहा है, राजनीति में देखा जा रहा है, सरकारी कार्यालयों में भी देखा जा रहा है, तो ये बढ़ा सकता है। तो प्रतिलोम विभेदन जो है ये जो है ऐसे जो ऐतिहासिक संख्या वाले जो वो होते हैं, ठीक है, तो वो उनको जो है बहुसंख्यक समूह के सदस्यों के साथ भेदभाव का एक दृष्टिकोण है। तो समय के साथ जो भेदभावजनक विषय में कमी आने के बावजूद वोट बैंक की राजनीति इस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त नहीं करने दे रहा है, क्योंकि जो ये बहुसंख्या में जो ये निम्न जातियां हैं, ये हमेशा उसी पार्टी को वोट करेंगी जो पार्टी
उनके आरक्षण को कंटिन्यू रखेगी, अनवरत रखेगी। तो इस वोट बैंक की राजनीति ने आरक्षण व्यवस्था पर जो फैसला लेना चाहिए वो नहीं लेने दे रहा। तो मैं ये नहीं कह रही कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, आरक्षण व्यवस्था खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आरक्षण व्यवस्था का आधार अब बदलने का समय आ गया है। अब आधार जाति नहीं होनी चाहिए, ऐसा पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों को। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मतलब 1963 का एक केस था, बालाजी बनाम मैसूर राज्य। तो उसमें उसने कहा था कि किसी वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इसमें 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाति एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो उसने कहा कि राज्य को उस जाति की व्यवसाय, राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व, गरीबी और वंचना ऐसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उस वर्ग का, किसी वर्ग को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए न केवल उस वर्ग का सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना आवश्यक है, बल्कि राज्य की सरकारी नौकरियों में उस वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तब उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पर ये उल्टा हो रहा है। फिर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस 1993 में ऐतिहासिक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने कहा था कि 50% से अधिक कुल रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय 1996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय सुनाया और कहा कि उच्च जाति के पुरुष या महिला द्वारा निम्न जाति की महिला या पुरुष से शादी करने से उच्च वर्ग के सदस्य को आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसको रोकने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये, नहीं तो बहुत सारे जो है उच्च वर्ग के लोग क्या करते कि निम्न वर्ग के लोगों से विवाह कर लेते और कहते कि अब मुझे भी आरक्षण दो, ये और बढ़ जाता। इसीलिए माना जाता है कि पिता के, ठीक है, पिता, अब आपके जो पिता के की जाति से ही आपको इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ, माता पिता की जाति से आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिलता है। तो आरक्षण पर सामाजिक सहमति का अभाव है। ठीक है, सामाजिक सहमति का अभाव है। और अब जो है अभी हाल ही में SRI सोशल एटीट्यूड रिसर्च फॉर इंडिया, SRI ने एक सर्वेक्षण में कहा है कि भारत के गांव तथा शहरों में 18 से 65 वर्ष के लोगों के बीच आरक्षण की वांछनीयता और प्रवृत्तियों को लेकर सवाल जवाब जो किए गए, उसमें जो आंकड़े सामने आए उसमें ये आया है कि 50% लोगों का कहना है कि वे आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, और समर्थन नहीं करने वाले लोगों में अधिकांशतः सामान्य वर्ग के ही लोग हैं, सामान्य वर्ग के, और समर्थन करने वाले लोग अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से हैं। तो इसमें ये मानना है कि मेधा के आधार पर सीटें मिलनी चाहिए। ऐसा है कि जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो है रिजर्वेशन खत्म कर दो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। और 44% लोगों को कहना है कि समानता होनी चाहिए, सीटों में समानता होनी चाहिए। 20% लोग कहते हैं कि आरक्षण लाभार्थियों को इसका लाभ लेने की बजाय कठिन परिश्रम करना चाहिए, और 7% कहते हैं कि आरक्षण अब प्रासंगिक नहीं रह गया। तो देखो, आरक्षण प्रासंगिक नहीं रह गया ऐसा मानने वाले केवल 7% लोग हैं। ठीक है, 7% लोग हैं, और 6% लोग कहते हैं कि दलितों में धनाढ़ वर्ग ही आरक्षण का लाभ ले रहा है, और सबसे कम 3% लोगों का मानना है कि आरक्षण से सामाजिक विभेद को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो ये सर्वे है, अभी ये भारत के लोगों का ये सोच है। इसी में एक आप भी होंगे, आप भी इनमें से कोई एक ऐसी सोच रखते होंगे। तो जो मुद्दा है वो मुद्दा, जो संबंधित मुद्दों की बात करें तो मुद्दा ये है कि अभी तक विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है। ठीक है, और जो है आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, बिना विस्तृत अध्ययन किए हुए आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, और अब इसको वोट बैंक बना दिया गया है। राज्यों द्वारा सीमा का उल्लंघन कर दिया जाता है। तो इसमें जैसे देखो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश ने 50% की सीमा को
उल्लंघन किया और उल्लंघन करते हुए कानून बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर तुरंत एक्शन लेती है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे तमिलनाडु ने 1993 में एक एक्ट पास किया और 69% आरक्षण का उसने प्रावधान कर दिया था, और वही 2000 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने इसमें जो है स्कूली शिक्षकों के पद पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण की घोषणा कर दी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। ऐसे ही मराठा समुदाय के लिए, मराठा समुदाय जो कि मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से महाराष्ट्र राज्य में पिछड़ गया है, उनको 12-13% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इस अधिनियम के कारण 50% की सीमा का उल्लंघन हो जाता है। तो इस तरह से समझ लो कि ये समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है। और ये देखो, ये आरक्षण वोट बैंक के लिए होता है, क्योंकि वहां पर और कहीं कहीं पर सचमुच महाराष्ट्र में सचमुच मराठाओं का महाराष्ट्र है भाई। हमारे यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो वहां पर उस भाषा के लोगों को तो प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो ऐसा देखा गया कि कहीं कहीं पर उस भाषा के लोगों को ही वो नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो है समय थोड़ा कम है मेरे पास, समय थोड़ा कम है, मैं जल्दी से इसको खत्म कर रही हूँ, है ना। तो हम लोगों को जो है इस पर आप लोगों को PDF शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को ये सारा मिल जाएगा जो बचा हुआ पार्ट है। मतलब कुल मिला के यही हम लोगों को अब बात करनी थी कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो हम लोगों को यही देखना होगा, हम लोगों को अभी वर्तमान में यही देखना होगा कि अब जाति के आधार पर आरक्षण की जो प्रासंगिकता है उस पर अध्ययन होना चाहिए, उस पर अध्ययन होना चाहिए। उस पर सरकार को कोई इस तरह से कमेटी बनाना चाहिए कि वो इस पर एक रिपोर्ट तैयार करे कि क्या जाति के आधार पर आरक्षण अभी भी प्रासंगिक है कि नहीं है, और फिर ये आरक्षण व्यवस्था किस आधार पर अब लागू होना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं कुछ और जो है जाति के कुछ ऐसे लोग हैं, निम्न जाति के लोग कहीं कहीं गांव में ऐसे रह गए हैं जिनको कि समझ लो नहीं, आप ये समझ लो कि नहीं अभी भी उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये भी एक मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर भेदभाव एकदम खत्म हो गया है। तो अभी लेकिन इस पर एक अध्ययन की जरूरत है, अध्ययन की जरूरत है। सरकार को नीति परिवर्तन की जरूरत है। सरकार अध्ययन कराए और उसके अनुसार नीति बनाए और आवश्यकता अनुसार आरक्षण प्रदान करे। तो आज देखिए मेरी जो स्पेशल क्लास है, आज मेरी स्पेशल क्लास जो है ये आपकी आज तो नहीं है, वैसे जो है जनरली 4:30 और 5 PM पर मेरी स्पेशल क्लास हुआ करती है। हिस्ट्री का मेरा बैच चल रहा है। रिंकू लाइव मेरा कोड है, आप इस कोड के साथ अनअकैडमी पर आइए, आपको पूरी तरह से आपको मिलेगा। अभी 27 जनवरी से ये सभी न्यू बैचेस चल रही हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा इस पर बातचीत करके। उम्मीद है कि आपका भी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आरक्षण से संबंधित आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस क्लास के बाद PDF में शेयर कर दूंगी। थैंक यू।